सो हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज आपका टॉपिक नंबर 9 है। इससे पहले 8 टॉपिक जो हैं आपके JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के फाइनेंस में जो आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, उसके मैं कवर करवा चुका हूं। सभी वीडियोस सीरियल वाइज जो हैं आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल आप सब्सक्राइब करें, चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, सभी टॉपिक जो हैं आपको मिल जाएंगे अच्छे से, वो भी विद नोट्स। इस तरह के हैंडमेड नोट्स जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे इसी तरह से इस चैनल पे, ठीक है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सबकी हेल्प हो सके। मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको ये वाले नोट्स भी दे रहा हूँ, जहाँ जैसे कि आपको पता है आपके जितने ग्रुप्स बने हुए हैं या फिर कभी फेसबुक पे आप देखते हो, तो इन सब के लिए आपको जो है पैसे देकर वो जो खरीद लोग जो है आपको दे रहे हैं ये सब नोट्स, तो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वो भी अच्छे नोट्स हैं, ये अच्छी बुक से मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वीडियोस को शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मैंने कुछ वीडियोस जो हैं बाकी यूट्यूब में जो अपलोड हो रही हैं वो देखी कि उनका जो ज़्यादा फोकस है वो आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे करवा रहे हैं। हालांकि वो पढ़ना जायज़ है, वो पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको उसकी प्राइसिंग को समझना है तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या फॉर्म्स हैं मार्केट की, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस जो है आपका प्राइसिंग पे होना चाहिए, ना कि फॉर्म्स पे होना चाहिए कि फॉर्म्स क्या है मार्केट की। इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं ज़्यादातर प्राइसिंग पे जो है फोकस करूंगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो प्राइसिंग से बनता है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी वीडियो में मैं कवर कराऊंगा लास्ट पे कि आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्या क्वेश्चन आया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको जो है वो अच्छे से समझाऊंगा जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे आपने कभी कभार शॉपिंग करते हुए ये चीज़ देखी होगी कि आपको बाय वन गेट वन ऑफर जो मिलता है किसी किसी चीज़ों पे, तो वो किस प्राइसिंग मेथड के अंडर होता है, उसे पर्टिकुलर क्या कहते हैं। या आपने देखा होगा कि एक चीज़ के साथ में या कोई दूसरी चीज़ जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है आपको एक के साथ में दूसरे बाइंडिंग करके मिलते हैं। तो इस तरह की प्राइसिंग मेथड्स को क्या कहते हैं वो भी इस चीज़ में देखेंगे हम, ठीक है। ऑफिशियली उनको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में उनके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। इन सब चीज़ों में से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जिनको हम मेनली आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उसके फीचर्स या फिर किस मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैं लाइटली यहाँ पे जो है आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको नोट्स जो हैं वो अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें फीचर्स दिए होंगे, आप वो भी पढ़ें। और प्राइसिंग वाला जो है मेरे इन नोट्स में जो है अच्छे से मैंने दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कंसेप्ट देखते हैं मार्केट का, कि इकोनॉमिक्स में मार्केट को मार्केट क्या, किस चीज़ को मार्केट माना जाता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग कम्प्लेक्स, इट रेफर टू द मैकेनिज्म, या फिर एक अरेंजमेंट है, एक मैकेनिज्म है, एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है, कंटैक्ट होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर के बीच में कंटैक्ट होता है और सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। यानी एक प्रोडक्ट होता है और एक बायर होता है और एक सेलर होता है, एक उसको खरीदने वाला होगा, एक उसको बेचने वाला होगा, और कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी जिसको बेचा या खरीदा जा रहा होगा। वो कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई कम्प्लेक्स हो, कोई शॉपिंग मॉल हो। वो अगर आप कहीं पे भी ले रहे हैं तो वो जो अरेंजमेंट है उस मैकेनिज्म को हम मार्केट बोल देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि इकोनॉमिक्स में जो मार्केट है उसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका कंसेप्ट हमने देखा। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर। मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट के कुछ टाइप्स हैं, मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले ब्रॉडली तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उनको दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। एक है आपका कम्पिटेटिव और एक है इम्परफेक्ट कम्पिटेटिव। इसको कम्पिटेटिव बोल सकते हो या इम्परफेक्ट कम्पिटेटिव बोल सकते हो, ठीक है। दो तरह के फॉर्म्स हैं। अब जो परफेक्ट आपका जो कम्पिटेटिव है इसमें एक ही आता है, वो है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। ये कम्पिटेटिव में सिर्फ एक ही फॉर्म है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन जो आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन है इसमें आप कम्पिटेटिव है, इसमें आपके 3 फॉर्म्स हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इन तीनों को समझेंगे। इन सब जहां आपको ब्रॉडली यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक तो ओलिगोपोली। इन सब के हमने प्राइसिंग देखने हैं कि इनमें क्या क्या प्राइसिंग रहती हैं। सबसे पहले ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि प्राइसिंग होने का मतलब क्या है, कि डिफरेंट मार्केट्स में प्राइसिंग का मतलब क्या है, प्राइसिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें प्राइसिंग पढ़ने का मतलब क्या है। तो प्राइसिंग से हमारा यही मतलब है कि जितने भी ये टाइप्स ऑफ आपको मार्केट दिख रहे हैं, जितनी फॉर्म्स दिख रही हैं मार्केट की, इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके अपने अपने फीचर्स हैं, जिनके बेसिस पे इनके अपने अपने प्राइसेस होते हैं, ठीक है। प्राइसेस से मतलब है कि
अब आपके पास में कितनी फ्रीडम है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद से डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आपके पास में कितनी फ्रीडम है कि आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो वही चीज़ हमने इसमें पढ़नी है। सबसे पहले देखेंगे प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव के अंडर में जो आपका फर्स्ट फॉर्म है वो है परफेक्ट कंपटीशन। चार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में। तो हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। इसका एक फीचर है, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीचर्स अवेलेबल इन पीडीएफ, जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें आपको फीचर्स जो हैं वो सभी दिख जाएंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिख जाएंगे, सब मिल जाएंगे। तो मैं वो नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, मैं आपको सीधा प्राइसिंग में लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका मेन जो टॉपिक है वो प्राइसिंग है। तो लेकिन फिर भी इसके आगे मैंने लिखा हुआ है होमोजीनियस, क्योंकि इसमें आपको पता है इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे होमोजीनियस होते हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन नहीं होती प्रोडक्ट्स की। यानी आप अगर एक मार्केट में जाएंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स होंगी, तो उन सब पे जो सामान जो आप लेंगे वो होमोजीनियस होगा, यानी एक जैसा होगा, एक जैसी उनकी क्वालिटी होगी, एक जैसी उनकी क्वांटिटी होगी, एक जैसा उनका जो है पूरा वेट या फिर उसकी पूरी शेप जो है एक जैसी होगी, ठीक है, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। परफेक्ट कंपटीशन का ये एक फीचर है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। अंडरस्टूड। अब देखो, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो प्राइस जो है वो चेंज नहीं कर सकती कोई भी फर्म। क्यों? क्योंकि अगर एक ही तरह का सामान जो है, एक ही तरह की चीज़ जो है उस मार्केट में बिक रही है, अगर आप उसका प्राइस बढ़ा देंगे तो जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह पे, क्योंकि वो सेम चीज़ दूसरी जगह पे उसको लोवेस्ट प्राइस पे मिलेगी, तो वो आपसे क्यों लेगा। इसलिए यहाँ पे जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता, यानी प्राइस जो है वो कांस्टेंट होता है, प्राइस जो होता है फिक्स होता है। उसमें फर्म जो है, फर्म यानी जो आगे दुकान है या आगे शॉप्स हैं, वो उसको अपनी मर्जी से उसका प्राइस चेंज नहीं कर सकते। जो उसका इंडस्ट्री है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ से वो चीज़ें बन रही हैं, वहाँ से उसका प्राइस ऊपर या नीचे हो सकता है जहाँ से उसकी सप्लाई हो रही है। लेकिन जहाँ पे आगे जो उसके यूनिट्स हैं, जहाँ से वो बिक रहे हैं सामान, जहाँ पे वो शॉप्स हैं, वो उसका प्राइस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने देखा कि मार्केट है जो परफेक्ट कंपटीशन, इसमें प्राइस जो है वो फिक्स है। वो किस पे डिपेंड है? डिमांड और सप्लाई जो है, उसकी डिमांड और सप्लाई जो है उस पर फिक्स है। तो हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका प्राइस है वो किस पे डिपेंड होता है? प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो जी, डिमांड जितनी होगी उस हिसाब से प्राइस जो है डिसाइड होगा, जितनी हिसाब से जिस हिसाब से सप्लाई होगी उसी हिसाब से प्राइस जो है वो डिसाइड होगा। अब इसमें आप जब इसके फीचर पढ़ोगे परफेक्ट कंपटीशन में, तो आप एक फीचर देखोगे कि फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री आर प्राइस मेकर, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि फर्म्स जो हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं है किसके ऊपर? आपके प्राइस के ऊपर। प्राइस के ऊपर जो कंट्रोल है वो है इंडस्ट्री का, वो है जहाँ से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें जो प्राइस होता है ना, वो जो है मेनली क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मेनली क्या होता है? वो जो है इक्वल टू होता है, किसके? इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एक पी लाइन दिख रही है, ठीक है, पी लाइन दिख रही है और एक पॉइंट दिख रहा है डायग्राम में ई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। एक साइड पे आपको दिख रही है डी डी कर्व, वो है डिमांड कर्व, एक तरफ दिख रही है सप्लाई कर्व। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं वही जो प्राइस होगा वही प्राइस रहेगा इस मार्केट में, ठीक है। जो डिटरमाइन कर रहा है कौन? डिमांड और सप्लाई कर रही है डिटरमाइन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। आगे इसमें लिखा है द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई कर्व डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ईच फर्म इज प्राइस टेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो जो मैंने आपको पहले बात बोल दी, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही प्राइस जो है वो माना जाएगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस है। उसके बाद लिखा है द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड दैट इज ए आर कर्व इज इक्वल टू एम आर कर्व। ये जो आपको पी लाइन दिख रही है यही आपकी इक्वल टू होगी ए आर के और यही इक्वल टू होगी एम आर के, यानी मार्जिनल रेवेन्यू के और एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि जो प्राइसेस होता है किसका? पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो जैसे आपकी जल्दी ख़राब होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको, जिनको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, उनके प्राइस में जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिख सकती है आपको इस मार्केट में। लेकिन जो बाकी लॉन्ग रन में जो आपका मार्केट रहेगा, प्राइस रहेगा, वो इक्वल टू रहेगा एवरेज रेवेन्यू के या मार्जिनल रेवेन्यू के, या ऐसे कहें कि वो स्टेबल रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। और वो जो है डिपेंड होगा डिमांड और सप्लाई पे, ना कि किसी फर्म की अपनी मर्जी से वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसमें?
प्राइस किस में पढ़ा हमने? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन के आप फीचर जो हैं वो अच्छे से देख लेना, पीडीएफ में एक अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो आपका है वो है आपका प्राइसिंग अंडर मोनोपोली, ठीक है। अब ये मोनोपोली जो दूसरी टाइप की मार्केट है यहाँ पे आपको दिख रहा है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट टाइप क्या है? मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक, फिर ओलिगोपोली। हमने पढ़ ली है परफेक्ट कंपटीशन, अब हम पढ़ रहे हैं मोनोपोली। देखो जी, मोनोपोली में आगे आपको लिखा हुआ मिल रहा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट होता है इसमें, ये इसका एक फीचर है। जब आप उसमें देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये दिख जाएगा, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसका क्या मतलब है? परफेक्ट कंपटीशन में देखा कि क्लोज सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, यानी प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस हैं, एक तरह के प्रोडक्ट जो है मार्केट में मिल जाएंगे, उसी तरह के बहुत सारे, हर एक बंदा जो है वही प्रोडक्ट बेच रहा है। लेकिन मोनोपोली में सिर्फ एक ही बंदा है जो एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब दूर दूर तक आपको ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं बेच रहा जो वो बंदा बेच रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोनोपोलिस्ट है जो, वो इज़ अ प्राइस मेकर। अब उसका पूरे अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल है, वो चाहे तो उसका प्राइस इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है उसका, जो उसका कस्टमर है, वो कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं और तो वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, प्रोडक्ट मिल रहा है सिर्फ उसके पास में। तो उसकी मर्जी है, वो जितना मर्जी उसके लिए पे करे। अब वो किस तरह से अपना प्राइस जो है डिसाइड करेगा, कि अब पे तो वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी पेड कर सकता है, कितना भी प्राइस डिसाइड कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस जो वो डिसाइड करता है वो कैसे करता है? इसमें लिखा इनिशियली ही फिक्स द प्राइस थ्रू ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। अब ये ट्रायल एंड एरर प्रोसेस क्या होता है? ये होता है कि पहले वो एक्सपेरिमेंट करता है, पहले एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करेगा, पहले वो रख देगा 10 रुपये, ठीक है, पहले रखेगा 10 रुपी पर केजी। कोई चीज़ वो बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका रखेगा 10 रुपी पर केजी। वो देखेगा कि 10 रुपी पर केजी पे कितनी डिमांड आ रही है उसको। अगर उसकी डिमांड अच्छी खासी हुई, ज़्यादा हुई, तो वो क्या करेगा, फिर उसको 20 करके देखेगा, 20 पर केजी। फिर वो देखेगा 20 करने पे उसकी डिमांड कितनी कम होगी या कितनी ज़्यादा होगी। अगर उसने देखा कि उसके 20 करने पे डिमांड पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, यानी डिमांड जो है इन इलास्टिक रही, इलास्टिक नहीं हुई, ठीक है, इन इलास्टिक रही, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ उसमें, तो वो क्या करेगा, प्राइस को 20 कर देगा। या फिर वो एक और एक्सपेरिमेंट करके 25 करके देखेगा। अगर डिमांड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कंज्यूमर उसके पास आते रहे, कम नहीं हुए, तो वो 25 भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कंज्यूमर इस प्राइस पे भी रेडी है, लेने के लिए प्रोडक्ट रेडी है। तो ये ट्रायल एंड एरर होता है, ये तो मतलब चेक करता है, लॉसेस और गेन्स को देख के वो चेक करता है कि किस तरह से वो किस पॉइंट पे अपना प्राइस रखे। इसका मतलब ट्रायल एंड एरर। उसके बाद क्या है, इक्विलिब्रियम इसका होगा जहां MC इज इक्वल टू MR होगी एंड करस्पॉन्डिंग टू दी पॉइंट जो है AR के प्राइस होगा और डिटरमाइन दी मैक्स। अच्छा देखो जी, आप यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स में आपको शो करूंगा, अभी पहले मैं 2 करता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहे हैं 3 डायग्राम्स। पहले फर्स्ट वाली जो डायग्राम है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, सेकंड वाली नॉर्मल प्रॉफिट है, थर्ड वाली लॉसेस है। अब देखो जी, एक जो मोनोपोलिस्ट होता है ना, एक जो मोनोपोलिस्ट होता है मतलब एक बंदा होता है जो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा होता है, जो और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ उसके पास मिलता है। वो 3 तरह से काम चला सकता है अपना, 3 तरह से अपना बिजनेस रन कर सकता है। फर्स्ट तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है बताऊंगा मैं। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगा। और तीसरा है लॉसेस, इसका क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, फर्स्ट वाली एग्जांपल लेते हैं। या तो वो क्या करे कि अपना जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा रखे, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, आपको दिख रहा है जो आपकी एवरेज, जो आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना, यहाँ पे इस एक डायग्राम पे, फर्स्ट वाली पे आप फोकस करो। यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है उससे आपकी एवरेज जो आपकी मार्जिनल कास्ट है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जहाँ पे आपको एक पॉइंट भी दिखा हुआ मिल रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन जो आपकी एवरेज कास्ट है वो काफ़ी ऊपर है, या आप ऐसे कहो जो आपकी एवरेज कास्ट है वो एवरेज रेवेन्यू से काफ़ी नीचे है, यानी कास्ट बहुत कम लग रही है लेकिन रेवेन्यू उसको ज़्यादा आ रही है जी, ठीक है। मतलब कि उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से भी ऊपर वाला प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसकी कॉस्ट कम है लेकिन उसको रेवेन्यू ज़्यादा आ रही है। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे, नॉर्मल पे। देखो जी, यहाँ पे उसकी एवरेज कास्ट जो है ना वो इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू है, मतलब जितना वो कास्ट लगा रहा है उतना ही उसको रेवेन्यू भी आ रहा है, मतलब जितना खर्चा कर रहा है उतनी कमाई भी कर रहा है। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो ना ही लॉस है और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट है, बैलेंस वाला जो स्टेज है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। चलो जी तीसरी डायग्राम देखते हैं। तीसरी डायग्राम पे है क्या है, लॉसेस। देखो जी, आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है ना वो बहुत नीचे रहेगी, लेकिन एवरेज कास्ट वाली जो है ना वो ऊपर चलेगी, यानी क्या, कास्ट ज़्यादा लग रही है लेकिन रेवेन्यू कम आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो लॉस में है, मतलब
कमाई कम हो रही है लेकिन उसका जो उसके ऊपर एक्सपेंस है, उसके ऊपर खर्चा है चीज़ को बनाने का, किसी प्रोडक्ट को बनाने का, वो ज़्यादा है। तो इस केस में उसका लॉसेस रहेंगे। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है इसमें लॉसेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो होप ये तीनों डायग्राम आपको समझ आ गई होंगी। अब आपको देखो एग्जामिनर आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो कितने तरह के प्रॉफिट्स अर्न करता है। तो आपने बोलना है या सुपर नॉर्मल कर सकता है, या नॉर्मल कर सकता है, या लॉसेस भी उसको हो सकते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व और एवरेज कास्ट कर्व पे करता है। वो पूछेगा आपसे नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, आपने ये बताना है जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगी एवरेज कास्ट पे, तो तब वो नॉर्मल प्रॉफिट गेन करेगा। अब जी देखो, अब वो आपसे ये तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब लंबे समय के लिए एक मोनोपोलिस्ट जो है वो क्या प्रॉफिट अर्न करता है। तो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है ना, एक मोनोपोलिस्ट जो होता है, जो एक मोनोपोलिस्ट होता है, वो लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही करता है। क्यों करता है, उसका ये रीज़न है कि इन लॉन्ग रन वो अपनी एवरेज कास्ट जो है ना उसको कम कर लेता है एवरेज रेवेन्यू से, और एवरेज कास्ट जब कम हो जाती है एवरेज रेवेन्यू से, हमें पता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसको मिलता है। तो ये मैंने केस बताया किसका, आपको मैंने केस बताया प्राइसिंग अंडर मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसिंग क्या थी, फिक्स थी। ठीक है, मतलब प्राइस जो है इंडस्ट्री चेंज नहीं कर सकती, फर्म चेंज नहीं कर सकता था, कोई दुकानदार उसको चेंज नहीं कर सकता था। जो था वो किस पे डिपेंड था, मार्केट की सप्लाई और डिमांड फोर्सेस पे। लेकिन हमने देखा कि मोनोपोली में जो है एक बंदे का पूरा राइट है, एक बंदे का पूरा कंट्रोल है, किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। वही प्राइस मेकर है। किस तरह से वो प्राइस को डिसाइड करता है, ट्रायल और एरर के थ्रू। ठीक है, पहले वो एक्सपेरिमेंट करता है, प्राइस को डिसाइड करके देखता है किस में वो कर सकता है, फिर वो उतना ही प्राइस डिसाइड करता है। इसका एक फीचर आपको याद रखना है, क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, जिस वजह से उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और हमने देखा कि वो तीन तरह के प्रॉफिट जो है वो कर सकता है। वो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और या फिर उसको लॉसेस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अगर वो जो मैं जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, लॉन्ग रन में वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन करेगा। अब आगे देखो, आगे लिखा है ही आल्सो प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। देखो जी, अब ये कंसेप्ट आ गया इसमें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये हमेशा प्रीवेल करेगा किसमें, सिर्फ मोनोपोली में। क्यों, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि प्राइस के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना, किसी के साथ भेदभाव करना। यानी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हो कि ये बंदा कितने प्राइस पे जो है आपसे राजी है, कितने प्राइस पे एग्री है आपसे कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, तो आप उसको वही प्राइस दोगे। किसी और को आप देखोगे कि उसकी इनकम लेवल के हिसाब से वो बंदा कितने पे कर सकता है, उसको आप उस हिसाब से उसका प्राइस बताओगे उस प्रोडक्ट का। क्योंकि आप तो, आपके पास वो प्रोडक्ट है, कहीं और वो प्रोडक्ट है नहीं, आप कुछ भी प्राइस बता सकते हो। तो जब इस तरह की प्रैक्टिस करता है ना एक मोनोपोलिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के पीपल को, तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोल देते हैं। हालांकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको अलग से भी आपके साथ में शेयर करूंगा, अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा है, इसमें डिग्रीज होती हैं कि किस तरह कितनी डिग्रीज के साथ में प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स पे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पीपल के साथ में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के हो सकते हैं, जबकि प्रोडक्ट सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट सेम होगा। अब जी लास्ट जो आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया ना, वो यहाँ से आया है। अब यहाँ पे आपको एक टर्म लिखी हुई दिख रही है, डंपिंग। ठीक है, अब डंपिंग का क्या मतलब है, यही आपका लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, लास्ट ईयर यानी आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में यही क्वेश्चन आया था, डंपिंग। यहाँ पे लिखा है सेलिंग हिज प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट एट द प्राइस लोअर देन हिज ऑन मार्केट इट सेल्फ रेफर्स टू एज अ डंपिंग। यानी जब एक बंदा, एक मोनोपोलिस्ट या फिर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इन्वेस्टर जो है या फिर कोई भी एम्प्लॉयर जो है, वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचे इन फॉरेन मार्केट, ठीक है, उसको बोलते हैं डंपिंग। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, जब आप क्वेश्चन चेक करोगे, जब मैं आपके साथ में एमसीक्यू डिस्कस करूंगा लास्ट ईयर वाले आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, उसमें अच्छे से क्लियर करवाऊंगा आपको। तो इसको बोलते हैं हम डंपिंग। इसी में से आपका लास्ट जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट जो मार्केट है उसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, प्राइसिंग देख लेते हैं उसमें। अब आपके पास में है मोनोपोलिस्टिक। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके आगे लिखा हुआ है मैंने डिफरेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, होमोजीनियस इसमें भी नहीं होते। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट मतलब मोनोपोली में हमने देखा कि प्रोडक्ट कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन में देखा प्रोडक्ट अवेलेबल तो हैं लेकिन एक जैसे ही हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं लेकिन
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अब किस तरह से डिफ्रेंसिएशन है प्रोडक्ट की वो देखना इसमें ज़रूरी है, उसी से प्राइस का पता चलेगा। इसमें लिखा है द ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग सेम बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अब आइडेंटिकल का क्या मतलब है, यानी लिखा प्रोडक्ट सेम तो है लेकिन उनकी आइडेंटिटी सेम नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे सोप की, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके सोप का लिखा है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोप हैं, ठीक है तो वो सभी सोप्स हैं लेकिन उनकी ब्रांडिंग में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट जो है वो है तो सेम है, सभी सोप ही हैं लेकिन उनकी जो ब्रांडिंग है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे प्राइसेस जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, इसमें कौन सी कॉस्ट लगती है, वो सब चीज़ों में मैं बताता हूँ इसमें नेक्स्ट में आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरी फर्म हैज़ अ सर्टेन डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एंड कैन टेक इनिशिएटिव टू सेट अ प्राइस। अब देखो जी, अब इसमें ये लिखा है कि हर एक बंदे के पास में मोनोपोलिस्टिक में उसके पास में एक मोनोपोली पावर है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है ना दूसरे से अलग है, वो उसका प्राइस अपने तरीके से डिसाइड कर सकता है, लेकिन इतना भी अलग नहीं है कि वो अपनी मर्जी से पूरा प्राइस जो है डिसाइड करे। वो प्राइस को डिसाइड करेगा लेकिन कुछ डिग्री तक, ठीक है, कुछ डिग्री जो है वो मोनोपोली की इसमें दिखती है, आपको मोनोपोली पावर दिखती है, लेकिन पूरी तरह से जो है वो प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि है तो सारे ही सोप लेकिन उसकी ब्रांडिंग जो है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें जो है प्राइस वो सेट तो कर सकता है लेकिन कुछ डिग्री तक, ठीक है, कुछ डिग्री तक उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद लिखा है देयर कैन नेवर बी अ यूनिक प्राइस, क्योंकि वो अपना अलग प्राइस यूनिक नहीं कर सकता, बट द प्राइस विल बी इन द ग्रुप रिफ्लेक्टिंग, मतलब ऐसा होना चाहिए कुछ कम ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, यूनिक तो प्राइस नहीं बना सकता हो। उसके बाद लिखा है किसके अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्टिंग दी कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट। अब इसमें लिखा है कि वो जो प्राइसेस चेंज करेगा ना वो अकॉर्डिंगली करेगा किसी कंज्यूमर के टेस्टिस और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको कि कोई जो कंज्यूमर है उसको जो सोप अच्छा लगता है वो एक ब्रांड का अच्छा लगता है, वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड का अच्छा लगता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाव और लक्स की ली हुई है, तो कोई कंज्यूमर है, पर्टिकुलर ग्रुप है कंज्यूमर्स के, उनको सिर्फ जो है एक तरह का सोप जो है अच्छा लगता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को, उस मोनोपोलिस्टिक को पता है कि वो वाले कंज्यूमर सिर्फ यही लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे, तो इसलिए वो उस पर्टिकुलर सोप का जो प्राइस है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस में सिर्फ वही वो यूज़ करते हैं, उसे पता है वो यही यूज़ करेंगे और उनको वो लेना ही लेना है, ठीक है। इस तरह से वो प्राइस जो है कम ज़्यादा कर सकता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस और टेस्टिस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद लिखा द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। अब जो उसका प्राइस है ना वो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका कॉस्ट फंक्शन क्या है, कितना उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है उसको पर्टिकुलर को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोडक्ट में। मैं आपको बता दूं इसमें जो एक मेन फीचर है वो ये है, इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी होती है। देखिए सबका प्रोडक्ट है तो एक ही जैसा, यानी सोप है सबके पास, लेकिन आपने देखी होगी हर सोप की अपनी अपनी क्या होती है, एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग करके वो कंज्यूमर को अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी कॉस्ट जो है इसमें वो मेनली जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कॉस्ट लगती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है जो इसमें इन्वॉल्व होती है। आप जितनी कॉस्ट इस पर, जितना पैसा लगाएंगे एडवर्टाइजिंग पे, उतने ज़्यादा कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट फंक्शन जो है वो एक मेन रोल प्ले करता है आपका किसमें, मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखी दिख रही होगी, रिसोर्स एलोकेशन। अब आपको एक क्वेश्चन जो है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स में से, मार्केट में से, कि वो कौन सा मार्केट है जिसमें रिसोर्स एलोकेशन जो है सबसे अच्छी और सबसे एफिशिएंटली होती है। तो आपको हमेशा माइंड में रखना है आपका जो परफेक्ट कंपटीशन में इसमें रिसोर्स एलोकेशन, यानी रिसोर्सेज को अच्छे से किस मार्केट में यूज़ किया जाता है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन में किया जाता है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आप हमेशा अपने माइंड में रखें, ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है वो है ओलिगोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली हमको पढ़ना है, इसमें भी जो है दोनों तरह के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, होमोजीनियस भी और डिफरेंट भी, यानी दोनों तरह के होते हैं, या तो ज़्यादातर प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे या फिर डिफरेंशिएशन होगी प्रोडक्ट में, तो दोनों तरह के पाए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं प्राइस क्या रहेंगे, कौन सेट करेगा इसको प्राइस में, ठीक, कौन इसमें प्राइस सेट करेगा और किस तरह के प्राइसेस इसमें रहेंगे। ओके, हम देख रहे हैं इसमें ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में हमने देखना है कि किस तरह से प्राइस जो है सेट होता है या क्या प्राइस रहता है इस मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है अंडर ओलिगोपोली देर आर फ्यू सेलर्स। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब ना ही ज़्यादा सेलर्स होते हैं, ना ही बिल्कुल एक सेलर होता है, जैसे मोनोपोली में आपको पता है सिर्फ एक ही सेलर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है मीडियम है, जो फ्यू सेलर्स होंगे, यानी 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्यू सेलर्स होंगे जो क्या करेंगे, कंपीटिंग इन द मार्केट, जो एक दूसरे के साथ में कंपटीशन रखेंगे। अब देखो, दे मे बी राइवल्स आर
मे फॉर्म कोलिजन। अब देखो भाई इसका क्या मतलब है, इसमें ये लिखा है कि कुछ सेलर्स हैं, मतलब कुछ 20 सेलर्स का ग्रुप है, या तो वो एक काम करेंगे या राइवल्स करेंगे, एक दूसरे के साथ में राइवलरी करेंगे, या मतलब एक दूसरे को compete करेंगे, एक दूसरे के कंपिटिटर बन जाएंगे, या क्या करेंगे कोलिजन कर लेंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर वो क्या करेंगे ग्रुप बना लेंगे, कोलिजन बना लेंगे, कार्टेल बना लेंगे, फिर वो अपना मार्केट जो है रन करेंगे। तो वो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो एक दूसरे को compete करेंगे, अगर compete करेंगे तो फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स रखेंगे वो, और अगर वो एक दूसरे के साथ में कोलिजन कर लेते हैं तो फिर वो अपना एक प्राइस डिसाइड कर लेंगे कि हम पर्टिकुलर प्राइस पे ही जी चीज़ को बेचेंगे, ना इससे ज़्यादा करेंगे ना इससे ऊपर करेंगे, मतलब एक एसोसिएशन बना लेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है ईच प्रोड्यूसर बिफोर ही फिक्स द प्राइसेस ऑफ हिज प्रोडक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द प्राइस बिहेवियर ऑफ द अदर प्रोडक्ट। देखो जी यहाँ पे जब कोई एक प्रोड्यूसर अपना प्राइस सेट करेगा ना, तो ऐसे नहीं सेट कर लेगा, वो पहले पूरे बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं, मैंने बताया 10 से 20 सेलर और होंगे, तो वो उनको देखेगा, उसके प्रोडक्ट के बिहेवियर को समझेगा, फिर अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सेट करेगा। प्रोड्यूसर्स के सभी मार्केट्स में जितने प्रोड्यूसर हैं उनके प्राइसेस को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद में अपना प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस जो है वो सेट करेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है अंडर ओलिगोपोली देयर प्रिवेल्स द फिनोमिना ऑफ प्राइस रेजिडिटी। इसका क्या मतलब, एक होता है प्राइस रेजिडिटी, एक होता है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। यानी प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यानी प्राइस आप कुछ भी ऊपर ज़्यादा नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन प्राइस रेजिडिटी का मतलब है आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होगी तो वो भी कुछ लेवल तक होगी, ठीक है। अगर यह प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, एक जैसा प्रोडक्ट होगा, फिर तो आप कर ही नहीं सकते। जैसा हमने देखा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक जैसा प्रोडक्ट होता है, तो एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा तो आप प्राइसेस तो चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्राइस चेंज करोगे तो आपका कस्टमर जो है वो दूसरे के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको दूसरी जगह भी सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा गया कि प्राइस जो है वो रिजिड होता है, प्राइस है वो मेनली जो है रिजिड रहता है, यानी इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती उसमें। उसके बाद में यहाँ लिखा है फर्म्स में प्रेफर टू रिस्टोर टू नॉन प्राइस कंपटीशन लिविंग ईच अदर टू फॉलो देयर ऑन पॉलिसीज, ठीक है। यानी वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो नॉन प्राइस कंपटीशन को जो है लीव कर दें और अपना जो है अपनी पॉलिसी को फॉलो करें। यानी वो प्राइस रेजिडिटी होने की वजह से वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा कोलिजन ना करें, बल्कि अपना अपना प्राइस जो है अपनी प्राइस पॉलिसी जो है वो सेट करें, और कंपटीशन जो है जो प्राइस है नॉन कंपीटिंग का उसको लीव कर दें, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। प्राइस मेनली फिक्स रहेगा, अगर प्राइस फिक्स नहीं रहेगा तो राइवलरी रहेगी, यानी एक दूसरे के साथ में कंपटीशन रहेगा, और कंपटीशन रहेगा तो प्राइस जो है वो कुछ डिग्री उसकी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसमें जो है प्राइस आपका रिजिड रहेगा, किसमें, आपके ओलिगोपोली में। और ओलिगोपोली में आपके कुछ ही प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ ही फ्यू फर्म्स होते हैं जो कि या तो कोलिजन में रहेंगे और या कंपटीशन में रहेंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस में मैंने आपको बता दिया प्राइसेस क्या रहने वाला है इसमें, ठीक है। मेनली आपको याद रखना है प्राइस जो है वो रिजिड रहता है, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल नहीं होता। अब इसमें एक टर्म है वो है दी किंग डिमांड कर्व, ठीक है। ये किंग डिमांड कर्व क्या होती है, किंग डिमांड कर्व क्या होती है। देखो हमने देखा था जो आपको सबसे पहले डायग्राम मैंने बताई थी किसकी, आपके परफेक्ट कंपटीशन में। यहाँ पे आपको एक डिमांड कर्व दिख रही है डीडी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है डाउनवर्ड पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है डाउनवर्ड यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो आपकी डायग्राम है वो आपको कुछ इस तरह से दिख रही है। पहले तो वो सीधी आ रही है यानी इस तरह से, उसके बाद में वो थोड़ा और क्या हो गई, फ्लैट हो गई, ठीक है। पहले स्टीप थी, उसके बाद थोड़ी फ्लैट हो गई, उसके बीच में एक पॉइंट आया जिसके मैंने लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ प्राइस फिक्सेशन, ठीक है। अब ये किंग डिमांड कर्व क्या चीज़ है ओलिगोपोली में, वो हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ओलिगोपोली है उसमें आपकी डिमांड कर्व को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कौन सा फर्म जो है कब क्या पॉलिसी अपनी प्राइस की रखे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या तो वो कोलिजन में जा सकता है या कंपटीशन में रह सकता है, जिस वजह से प्राइस की जो उसकी डिमांड कर्व है ना प्रोडक्ट की, उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन वो एक पॉइंट पे रहेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्राइस फिक्सेशन। वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे वो अपना प्राइस जो है वो फिक्स कर लेता है, यानी रिजिड कर लेता है, उससे ज़्यादा कम ऊपर नीचे नहीं करता वो, ठीक है। वो आपको डिमांड कर्व, इस किंग डिमांड कर्व का मतलब है ऐसी डिमांड कर्व जिसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसका अपर पोर्शन जो होता है ना, जो आपको इस पॉइंट के से ऊपर वाली दिख रही है, वो जो है वो इलास्टिक रहती है, और उससे नीचे वाला जो रहता है पोर्शन वो आपको थोड़ा इन इलास्टिक रहता है, ठीक है। इलास्टिक और इलास्टिक का मतलब ये है कि उससे ऊपर जो है वो प्राइसेस को चेंज करेगा। आप देखो यहाँ पे लिखा ईच ओलिगोपोलिस्ट बिलीव दैट इफ ही लोअर द प्राइस ही विल आल्सो लोअर देयर प्राइस। अब इसमें लिखा है अगर वो प्राइस को कम कर देता है एक ओलिगोपोलिस्ट, ठीक है, जो उसका राइवल है, जो उसका कॉम्पिटिटर है, वो भी प्राइस को कम कर देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसके दोनों के जो है डिमांड जो है सेम रहेगी, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक ओलिगोपोलिस्ट इंक्रीज कर देता है ना प्राइस को, फिर उसके कस्टमर जो है वो लॉस हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो है
वो क्या रखता है, अपनी एक पॉइंट रखता है, जो यहाँ पे पॉइंट आपको के दिख रहा है, जिसको पॉइंट ऑफ प्राइस फिक्सेशन देखते हैं, यहाँ पे रखता है, जहाँ पे ना वो ज़्यादा प्राइस रखता है ना कम प्राइस रखता है, एक फिक्स प्राइस रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ प्राइस रेजिडिटी भी ज़्यादा रहती है। तो ये कंसेप्ट है कि इसका किंक्ड डिमांड कर्व का, ये आपको याद रखना है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी, कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन 100% आ सकता है मार्केट में से, मेनली इसी में से आएगा। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स हैं जो हर तरह के फर्म यूज़ करते हैं, मतलब हर तरह के मार्केट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मार्केट यूज़ कर सकता है, परफेक्ट कंपटीशन भी कर सकता है, ओलिगोपोली भी कर सकता है, मोनोपोलिस्टिक भी कर सकता है, वो हमको समझना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। ये क्या होता है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड है, मतलब सीधा टर्म से ही लिख रहा है कॉस्ट बेस्ड, यानी जो प्राइस है उसको डिसाइड करना है किसके अकॉर्डिंगली, कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, कि कितनी कॉस्ट उस पर आ रही है, ठीक है, कितनी कॉस्ट आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। इसके दो टाइप्स हैं, एक है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, दूसरी है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब कि सिंपल कॉस्ट को देख के उसका प्राइस जो है वो डिसाइड करना, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है किसको, कॉस्ट को। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट में क्या लिखा है, टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग, इसको टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग भी बोलते हैं, ब्रेक इवन प्राइसिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ मार्जिनल कास्ट, आप सिर्फ मार्जिनल कास्ट जो है उसको देख के कितना खर्चा आ रहा है, कितनी मार्जिनल कास्ट आपकी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लग रही है, उस मार्जिनल कास्ट को आप उसके प्राइस में ऐड करके फिर प्राइस जो है आप डिसाइड करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। दूसरा है आपका कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग, ठीक है। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसेस क्या है, इसमें आप कंसीडर करते हो किसको, सिमिलर प्रोडक्ट्स को, ठीक है। यानी कंपटीटर्स जो होते हैं आपके सिमिलर प्रोडक्ट वाले, मैंने आपको बताया अलग अलग तरह के प्रोडक्ट अगर हैं तो वो तो आपका कंपटीटर नहीं हुए, लेकिन जो आपके सिमिलर प्रोडक्ट वाले जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके कंपटीटर्स हैं, आप उनको देखते हो। इसमें आपको दिख रहा है सेल्ड बिड प्राइसिंग और दूसरा है गोइंग रेट प्राइसिंग। अब ये सेल बिड प्राइसिंग क्या होती है, ऑक्शन प्रोसेस होता है, इसमें से ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आपका गोइंग रेट प्राइसिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये देखा जाता है कि सेट प्राइसिंग बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ्टन यूज्ड इन सिमिलर प्रोडक्ट्स, यानी कि मार्केट में गोइंग रेट क्या चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्राइस जो है सेट करना, उसको बोलते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग, ठीक है। इसके बाद में है आपका स्ट्रैटेजी बेस्ड प्राइसिंग। अब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये आपकी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। इसमें जो फर्स्ट आपको दिख रही है वो है मार्केट स्कीमिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्टली आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है हाई रखते हैं, उसके बाद लो कर देते हैं। मेनली आपने ये देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में, जैसे अगर आपका कोई मोबाइल या मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है स्टार्टिंग में जो अब वो लॉन्च होती है तो उसका प्राइस जो है हाई रखा जाता है, लेकिन बाद में उसके प्राइस को लो कर दिया जाता है। तो ये एक प्राइस स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बेस्ड प्राइसिंग होती है। इस तरह से दूसरे नंबर पे आपको दिख रही है मार्केट पिनरेशन, ठीक है, पिनरेशन, ठीक है। ये अपोजिट है मार्केट स्कीमिंग, मतलब इसमें प्राइस फिक्स रहता है, कम या ज़्यादा नहीं किया जाता। थर्ड आपको दिख रहा है ब्लॉक प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, पैकेज होते हैं, ठीक है, पैकेज टुगेदर स्ट्रैटेजी, ऑल और नॉन डिसीजन। देखो अब आपका इसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, कस्टमर को ऑफर करते हैं एक पैकेट में, यानी एक पूरा पैकेट होता है, या तो कंज्यूमर को वो पूरा पैकेट लेना होता है या फिर नहीं लेना होता, यानी एक जो उसमें से है वो एक जो पार्ट है या एक पीस जो है वो उसमें से नहीं ले सकता, कंज्यूमर को पूरा पैकेट लेना होता है, पूरा बंडल लेना होता है। इसमें लिखा है ऑल और नॉन डिसीजन, या तो वो पूरे पैकेट को ले या ना ले, यानी उसमें से सिंगल पीस नहीं मिलेगा, 3 या 4 जो पीस हैं वो कंबाइंड होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक प्राइसिंग। वो उसको एक ब्लॉक कर देते हैं एक प्राइसिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद में कमोडिटी बंडलिंग। अब देखो ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल टुगेदर, यानी आपने देखा होगा किसी सोप के साथ में आपको कुछ और तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं कंबाइन करके दिए जाते हैं, ठीक है। उन तरह के जो होते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी बंडलिंग, ठीक है। कम्युनिटी बंडलिंग का मतलब है कोई एक प्रोडक्ट दिया जाता है, उसके साथ में आपको दूसरा प्रोडक्ट जो है वो फ्री दिया जाता है। या आपने देखा होगा कभी कभार आपको किसी नोटबुक के साथ में पेन जो है एज अ दूसरा प्रोडक्ट जो है एज अ फ्री दिया जाता है, या फिर उसके साथ में पैकेट किया जाता है, बंडलिंग की जाती है उसको। तो ये एक प्राइस स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। लास्ट में आपको दिख रहा है पीक लोड प्राइसिंग। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आपने कभी कभार ये अपने मार्केट में ये ऑब्जर्व किया होगा कि सुबह सुबह जब आप कहीं कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसका प्राइस जो है मेनली ज़्यादा रखा जाता है, लेकिन शाम के टाइम पे उसका जो प्राइस है वो कम कर दिया जाता है, यानी पीक लोड, या तो पीक रहेगा, पीक पीरियड्स होते हैं, सुबह सुबह उसका प्राइस ज़्यादा रख दिया जाता है, शाम को उसके प्राइसेस जो है वो कम कर दिए जाते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो ये सारी मैंने आपके साथ में स्ट्रैटेजीज शेयर की, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आई होंगी।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़रूर शेयर करें। और ये आपको हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ 1-2 दिन के बाद में वीडियो में जैसे मैं आपको प्रोवाइड करवाता होता हूँ, आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, और क्या क्या चीज़ें इनमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। जब मैं इसका रिवाइज वर्जन लाऊंगा तो उसमें मैं ज़रूर चीज़ें जो है ऐड करूँगा, ठीक है। MCQ सीरीज़ जो है आपकी बहुत जल्दी आएंगी इस चैनल पर, तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और सभी फ्रेंड्स के साथ में आपने शेयर करें। थैंक यू।